Hey guys, welcome back to my channel. And in this video, I'm really excited because this is my very first history taking video. And if you are a medical student, a nursing student, preparing for any examination, or just trying to become more confident with patients, you are in the right place. In this series, we'll practice how to take a proper patient history step by step in a simple, practical, and realistic way. No confusing statements, no robotic memorization, just the kind of communication that actually works in the clinics and exams. And this is important because a lot of times we watch videos, like proper videos, to understand the history taking. But it is important to see it in the notes form and somebody just telling you what to do, and what to ask. Because even though while understanding the whole process, videos are necessary. But while you're presenting it or asking the patient, you just don't know what to do. Today's video is all about the basics. How to introduce yourself to the patient and how to start the conversation professionally, how to make the patient feel comfortable, and how to begin taking a structured history confidently. Make sure to subscribe my channel. तो जब भी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं पोस्टिंग्स में हम नर्वस होते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें करना क्या है. बट डोंट वरी, वी आर लर्निंग टुगेदर. Make sure to subscribe and stick till the end because I'll also share the common mistakes and the common examples most importantly. Alright, let's start. So, when you start or when you ask the patient, it is important that you introduce yourself to them. Like, good morning, my name is, and I am a medical student. I'd like to ask you a few questions about your health and symptoms today. Is that okay? एंड मोस्टली हम लोग ये काम हिंदी में ही करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये भी तो देखना है कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनकी भाषा क्या है. तो आपको उनसे बहुत ही साफ शब्दों में पूछना है, ऐसी भाषा में पूछना है ताकि वो खुद समझ सकें और जवाब दे सकें. तो आपको उनसे पूछना है कि क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, और फिर वहां से आप स्मूथली कंटिन्यू करेंगे. चीफ कंप्लेंट्स पे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे, पास्ट पे हिस्ट्री पे, ड्रग हिस्ट्री पे, फैमिली हिस्ट्री पे, सोशल हिस्ट्री पे और समरी पे. समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लोग पूछते हैं, एग्जामिनर्स पूछते हैं कि एग्जैक्टली exactly, पहले कई बार ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं हिस्ट्री लेके तो यही पूछ देते हैं कि आप समरी बताइए. तो लेट अस स्टार्ट. जो जनरल स्कीम होती है केस लेने की, उसमें आप पहले हिस्ट्री लेते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, क्लिनिकल डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेस, फॉलो अप और टर्मिनेशन. अब बात ये है कि नॉर्मली एग्जामिनेशन में हमसे सिर्फ हिस्ट्री पूछी जाती है और फिजिकल एग्जामिनेशन पूछा जाता है. बाकी की चीजें आपको आनी इसलिए चाहिए क्योंकि आपका वाइवा जाएगा इस पे. और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज में आता क्या क्या है. जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग है तो उसमें आता क्या क्या है. तो उसमें आपको सबसे पहले तो की डिटेल्स जाननी होती हैं पेशेंट की. लेट मी, जैसे कि सपोज एक 25 ईयर ओल्ड मेल है जिसने प्रेजेंट किया राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, फीवर, नोजिया के साथ. तो इसमें आपको सब कुछ देखना है कि किस किस कंडीशन में ऐसा पेन हो सकता है, या फिर अगर वो पेन कहीं और पे माइग्रेट करेगा कि नहीं करेगा. और ये बात ध्यान रखनी है कि ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं ये किसी ना किसी पर्टिकुलर डिसीज की तरफ पॉइंट आउट करती हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. अब जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. उसमें आप लोगों को साइंस मिलते हैं.
और वो साइंस इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि आप अपनी डायग्नोसिस बना सकें। जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर टेंडरनेस है मैकबर्नीज पॉइंट पे, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे रिबाउंड टेंडरनेस होगी, गार्डिंग होगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में आपको कंफर्म करना है अपना डायग्नोसिस। और डिफरेंशियल डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत आसान तो नहीं होता है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे एग्जामिनर आपको परखता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस आपको हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ आपको लेके आता है आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस पे। अब ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट से आपका वाइवा बनेगा। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेस, ये फॉलो अप और टर्मिनेशन उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ने आपसे एक हिस्ट्री टेकिंग की जनरल स्कीम पूछ ली तो उसमें पॉइंट्स क्या क्या आते हैं। अब हम लोग आएंगे हिस्ट्री टेकिंग पे। तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहला हमारा काम होता है पेशेंट पर्टिकुलर्स लेना। पेशेंट पर्टिकुलर्स में हम लोग पेशेंट का नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं, सेक्स पूछते हैं। पता चल जाता है, वैसे तो काफी कुछ चीजें आपको देख कर ही पता चल जाएंगी। रिलीजन जानना होता है, सोशल स्टेटस जानना होता है, ऑक्यूपेशन जानना होता है और रेजिडेंस जानना होता है। अब इन सारे पॉइंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर कोई बोले, ये पूछा जाता है, मुझसे पूछा गया था ये वाइवा में कि नाम पूछते क्यों है। तो नाम इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको एक रेपो मतलब रैपो बनाना होता है, और ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। एज क्यों पूछते हैं? एज इसलिए पूछते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पर्टिकुलर एज ग्रुप्स में ही होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें, ये मैं इसकी एक दूसरी वीडियो भी बना दूंगी जहाँ पे मैं सारे एग्जांपल्स दे दे के लिख दूंगी कि किस एज ग्रुप में या फिर किस भी एक प्रॉपर सेक्शन के अंदर क्या क्या डिसीजेज आती हैं, क्योंकि पूछा जाता है बारे में। जैसे कि अगर हम लोग बर्थ की बात करें, तो बर्थ के टाइम पे सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है, क्लेफ्ट लिप हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, फाइमोसिस हो सकता है। कुछ कॉन्जेनाइटल अनोमलीज होती हैं जो कि होती बर्थ के टाइम से हैं, लेकिन वो लेटर इन लाइफ प्रेजेंट करती हैं। इसका भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे कि ब्रेकियल सिस्ट हो गया, ब्रेकियल फिस्टुला हो गया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन्फेंट्स में देखी जाती हैं। जैसे कि विल्म्स ट्यूमर हो गया, अक्यूट आर्थराइटिस हो गया, अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टीनेजर्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि सार्कोमास। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गर्ल्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि 14 to 25 ईयर्स के बीच के टाइम में। जैसे कि क्या, अपेंडिसाइटिस हो गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस और बिनाइन हाइपरट्रोफी, प्रोस्टेट बिनाइन हाइपरट्रोफी, ये ओल्ड एज में देखी जाती है। तो ये सब आपसे पूछा जाता है और ये सब आपको पता होना भी चाहिए। अब आ गया कि जेंडर स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए आपको सेक्स पूछना होता है। पूछना क्या होता है, पता चल जाता है ये अपने आप, कुछ भी अनकंफर्टेबल सवाल नहीं पूछने होते हैं वहां पे। जैसे कि ऑब्वियसली फीमेल्स में और मेल्स में क्या क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उनके जेंडर स्पेसिफिक होती हैं। जैसे फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट हो गई, और थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई। सिस्टाइटिस भी फीमेल्स में कॉमन होता है। मेल्स में कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, लंग और किडनी देखा जाता है। और डेफिनेटली लाइक प्रोस्टेट कैंसर तो मेल्स में ही देखा जाएगा।
अब बात आ गई रिलीजन की। तो कार्सिनोमा ऑफ पीनिस एक स्पेसिफिक रिलीजन में देखा गया है, क्योंकि उसमें सर्कमसिशन कर देते हैं इन्फेंसी में ही, कंपल्शन होता है उसमें। और एक और चीज पूछी जा सकती है कि क्या उनमें नहीं होता है, उसमें फाइमोसिस और सब ट्रेपेशियल इन्फेक्शन नहीं होता है। और इसके अलावा हम लोग सोशल स्टेटस देखते हैं। सोशल स्टेटस देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो हाई सोशल स्टेटस हो सकता है और लो सोशल स्टेटस हो सकता है। हाई सोशल स्टेटस में हम लोग अक्यूट अपेंडिसाइटिस देख सकते हैं और लो सोशल स्टेटस में हम लोग ट्यूबरक्लोसिस देख सकते हैं, क्योंकि ओवरक्राउडिंग, मैल न्यूट्रिशन, पुअर लिविंग कंडीशंस वगैरह की वजह से। अब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस में हैं, जैसे कि बस कंडक्टर्स हो गए, जैसे कि एनालिन डाई फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं। इसके अलावा चिमनी स्वीपर्स हो गए। ठीक है। इसके अलावा फुटबॉलर्स हो गए, माइनर्स हो गए। माइनर्स मतलब 18 उम्र से कम वाले लोग नहीं, जो लोग माइन में काम करते हैं। और इसके अलावा भी जैसे टेनिस प्लेयर्स हो गए। तो अब बात ये है कि जैसे जो बस कंडक्टर्स हैं, तो बस कंडक्टर्स को बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, तो उसमें वैरिकोज वेन्स बहुत कॉमन है। तो केस ही ऐसे आएगा कि बस कंडक्टर आया है, और तो आपको अपने आप समझना होगा, हालांकि हिस्ट्री और प्रेजेंट करेगी भी या फिर एग्जामिनेशन पे पता चलेगा कि वैरिकोज वेन है। बट अगर जैसे एनिलीन डाई फैक्ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बहुत के नियोप्लाज्म बहुत कॉमन होते हैं, बहुत प्रोन होते हैं ये लोग उनके लिए। तो आपको बस पता होना चाहिए ताकि आप को रिलेट कर सको अपने आप। इसमें क्या होगा कि आपको जवाब देने में बहुत आसानी होगी। अब आ गए चिमनी स्वीपर्स। चिमनी स्वीपर्स को स्क्रोटम का कार्सिनोमा होता है। फुटबॉल्स हो गए, माइनर्स हो गए, इनमें मीडियल सेमिलुनार कार्टिलेज जो होता है वहां पे इंजरी बहुत कॉमन होती है, ये नी में होता है। अब जैसे इसके अलावा स्टूडेंट एल्बो भी देखी जा सकती है, हाउस मेड्स नी भी देखी जा सकती है। टेनिस प्लेयर्स में टेनिस एल्बो होती है, जिसमें जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है ह्यूमरस का, बार बार वहां पे स्ट्रेन पड़ता है। इसके अलावा हम लोग का अगला पॉइंट है रेसिडेंस। तो रेसिडेंस भी इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे उड़ीसा है, वहां पे फिलारियासिस बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल हो गया। तो वेस्ट बंगाल में क्या है कि वहां पे स्पेशली जो वहाँ का बांकुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लेप्रेसी बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर डिसीजेज हो गई। सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में अलग अलग तरीके की के क्या रहन सहन है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा इजिप्ट में, अफ्रीका में, अफ्रीका में स्लीपिंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। और हाइड्रेटेड डिसीज हो गई, जहाँ पे शीप रेयरिंग बहुत ज्यादा होगी। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बहुत फेमस तरीके का कैंसर है, उसको बोलते हैं कंगरी कैंसर। ये आपने सुना होगा कि कश्मीर में होता है, क्योंकि वो लोग अपने एब्डोमेन पे कंगरी रख के क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही ठंडा होता है, तो वो लोग गर्माहट लेने के लिए वो रख के बैठते बैठते हैं, तो उसके चक्कर में इस तरीके का कैंसर हो जाता है। अब आगे चलते हैं।
अब जो चीफ कंप्लेन है, चीफ कंप्लेन सबसे पहली बात तो ये पॉइंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा काम एक्चुअली स्टार्ट यहीं से होता है मेनली। क्योंकि आप लोग जो पूछोगे वो पूछना आपको सही तरीके से पड़ेगा, और वो आपको बताना भी बहुत अच्छी तरीके से पड़ेगा। जैसे कि पहली बात तो ये कि जो चीफ कंप्लेन होती हैं वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किस चीज का, उसकी अपीयरेंस का। ठीक है, ये पॉइंट बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसको गलत कर देते हैं। इसी में रिकॉर्ड करना होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड होने चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप पेशेंट को बांध रहे हो, या जैसे कि मान लो अगर आपने कुछ भी ऐसा पूछ दिया जो रेलेवेंट नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो उसको पूछना चाहिए कि आप आए यहाँ पे किस लिए हैं, और आपको कंफर्म करना चाहिए धीरे 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 करके, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। जैसे कि अगर सपोज कोई स्वेलिंग है या फिर कोई लंप है, तो आपको पूछना है कि कोई अनवांटेड नाइट स्वेट होता है या वेट लॉस है, या फिर मैलिग्नेंसी आप रूल आउट करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको इन सब चीजों को नोट करते करते इसका ड्यूरेशन भी लिखना है। और आपको पूछना है ये चीज कि कितने टाइम से है। जैसे कि सपोज अगर हम देखें इसको, कोई केस है साइनस इन नेक का, तो हम लोगों ने ये चार चीजें पता की। अब हम लोग इसे लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो हम लोग वो लिखेंगे जो सबसे पहले दिखा था, या जिस चीज की दिक्कत सबसे पहले हुई थी। जैसे कि स्वेलिंग इन नेक जो 1 साल पहले हुआ, फिर फीवर जो 10 महीने पहले हुआ, फिर उसके बाद स्लाइट पेन इन दी स्वेलिंग जो 6 महीने पहले आई, और साइनस 1 महीने पहले फॉर्म हुआ। अब इसमें क्या होता है कि मान लो अगर कुछ कंप्लेन्स हैं जो कि सपोज अगर यहाँ पे ये 1 महीने पहले स्टार्ट होता है, ये दोनों कंप्लेन साथ में स्टार्ट होती, तो हमें ऑर्डर ऑफ सिवियरिटी देखनी होती। और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, उसको रिजिडिटी है, टेंडरनेस है राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन ऑफ एब्डोमेन में, तो उसने तुम्हें नहीं बताया होगा कि हंगर पेन्स कब स्टार्ट हुए, क्या हुए, लेकिन जब वो तुम्हें बताने लगेगा उस केस के बारे में, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली वो केस है किस चीज का। अब आ गया हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अपने आप में 9 एस्पेक्ट्स होते हैं। इसमें हम लोग एक एक जो भी उसने हमें दिक्कतें बताई, हम सबको उठाएंगे पॉइंट वाइज, और हम सबको इसके अंडर डिफाइन करेंगे। जैसे कि मोड ऑफ ऑनसेट क्या हो गया, कॉज क्या हो गया, प्रोग्रेस क्या हुई डिसीज की, ऑर्डर ऑफ सिम्टम क्या था, प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या था। पेशेंट अपने वर्ड्स में बताएगा डेफिनेटली, और हमें अजम्पशन अवॉइड करना है। अवॉइड करना है लीडिंग क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको उस पॉइंट से किसी और पॉइंट के बारे में नहीं पूछना है, और क्लैरिफाई करना है कोई भी अगर चीज अनक्लियर है। तो अब जैसे कि मान लो मोड ऑफ ऑनसेट है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोज जो सिम्टम है वो सडनली आया, या फिर वो ग्रेजुअली आया। ठीक है, हम लोग कॉज करेंगे कि आपको याद आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या चीज, कोई इवेंट ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हुई है। फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्रेस पता करेंगे। तो प्रोग्रेस में हम लोग पता करेंगे कि जो पहले सिम्टम था, जो सबसे पहले जब इस चीज का कोई सिम्टम आया था, क्या वो ओवर द कोर्स वो सेम है या फिर वो चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ सिम्टम आया, जैसे कि क्या आप बता सकते हैं कि जो सिम्टम है वो किस 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 ऑर्डर में अपीयर होना स्टार्ट हुआ। इसके अलावा प्रीवियस ट्रीटमेंट, क्या आप जैसे, अब दिक्कत की बात तो ये हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि अगर मान लो उस इंसान को प्रॉब्लम 3 साल से है, 1 साल से है, 2 साल से है, तो वो घर पे शांति से तो नहीं बैठेगा, वो जाएगा कहीं ना कहीं दिखाएगा, मे बी उसको फायदा नहीं हुआ, मे बी उसको अच्छा इलाज नहीं मिला, तभी वो हमारे पास आया है। लेकिन हम लोग उससे पूछेंगे कि आपने इस चीज के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है। दिस मीन्स ट्रीटमेंट। फिर आ गया पेशेंट अपने वर्ड्स में बताएगा। मतलब अगर हम उससे पूछेंगे कि आपको पेन है, तो हम उससे बोलेंगे कि आप अपने हिसाब से बताओ, या आप खुद डिस्क्राइब करो कि आप क्या बोलोगे कि कैसा पेन है। तो वो बताएगा कि ऐसे अचानक से उठता था, बड़ी तेज दर्द होता था, ऐसा लगता था कि सांस नहीं आ रही है। जो भी वो बताएगा हम उसी तरीके से
उसको समझेंगे। हम लोग अवॉइड करेंगे अजम्पशंस। जैसे कि हम लोग अवॉइड करेंगे, मान लो अगर हमें किसी ने आके बोला कि उसको 6 महीने से दिक्कत है, तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो 6 महीने पहले वो एकदम परफेक्ट था। इसके अलावा हम अ, मतलब हम लोगों को बस क्लियर रखना है कि जो भी हमें पता चल रहा है हमें उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। और अगर हमें मान लो डाउट है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि अगर हम लोगों को है कि नौजिया, किसी ने बोला कि उसको नौजिया है, तो हम लोग उसको पूछेंगे कि एक्सप्लेन करो कब स्टार्ट हुआ था, कितना सीवियर था। तो इससे हमें बेटर, अपनी हिस्ट्री के लिए बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब अगला पॉइंट है एसोसिएटेड डिसीजेस। तो अभी तक हम लोगों ने पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर राज, 45 ईयर ओल्ड मेल, फार्मर फ्रॉम वाराणसी। चीफ कंप्लेन में हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है। जैसे कि हम लोग हमेशा ऐसे करके बोलते हैं कि फीवर फॉर 5 डेज। तो जैसे कि अगर हम लोगों को कोई बोले था ना ये प्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे स्वेलिंग इन द नेक फॉर 1 ईयर, फीवर फॉर 10 मंथ्स। फॉर, यहाँ पे बहुत जरूरी है ये बात याद रखना कि इसको फॉर बोलते हैं। इसको फॉर बोलते हैं। वो हमेशा, कई बार अगर तुम बोलोगे ऑफ बोल दिया तुमने, या अगर तुमने कुछ और बोल दिया, तो एग्जामिनर फिर गुस्सा होता है कि तुमको तो नॉर्मल प्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश भी नहीं आती है, या सिंस वगैरह तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है। फिर उसके बाद एचओपीआई। एचओपीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि मैंने पूरा बताया है। इसमें हम लोग वही ऑनसेट वगैरह बताते हैं, ड्यूरेशन वगैरह बताते हैं, प्रोग्रेशन बताते हैं, इसमें कैरेक्टर बताते हैं। इसके अलावा अब आगे आते हैं कि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट है। सोक्रेट्स करके। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बता सकते हैं, ये एक न्यूमोनिक है। तो जैसे साइट हो गया, ऑनसेट हो गया, कैरेक्टर हो गया, रेडिएशन हो गया, एसोसिएटेड सिम्टम हो गया, टाइमिंग हो गई, एग्जैसरबेटिंग, मतलब जो सिम्टम्स बढ़ाते हैं, या फिर एग्रेवेटिंग बोलते हैं इसको, फ्लैश, रिलीविंग फैक्टर्स हो गए, और इसके अलावा सीवियरिटी हो गई। ये एक इम्पॉर्टेंट निमोनिक है, इसको याद रखना चाहिए एचओपीआई के अंदर। अब आ गई पास्ट हिस्ट्री। तो पास्ट हिस्ट्री में क्या होता है कि पास्ट हिस्ट्री में हम लोग पूछते हैं कि इसके पहले कोई सिमिलर इलनेस थी, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टीबी, एस्थमा, थायराइड, हार्ट की कोई भी डिसीज, कोई भी प्रीवियस हॉस्पिटल एडमिशन हुआ था, कोई सर्जरी हुई थी, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। ओके।
और इसमें हमें ये भी, अगर मान लो वो हमें बताता है कि हाँ कुछ कुछ हुआ है, तो हम उससे पूछेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ। मतलब हम उससे उस टाइम का टाइम पूछेंगे, उसका अकरेंस पूछेंगे, उसका ड्यूरेशन पूछेंगे। और कुछ कंडीशंस और भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, अक्यूट पैनक्रिएटाइटिस, टीबी मैंने बताया, अपेंडिसाइटिस, गॉल ब्लैडर डिसीज। और हाँ, इसमें एक्सीडेंट्स भी पूछा जाता है। अब आ गया इसमें ड्रग हिस्ट्री। तो ड्रग हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो इंसान किसी मेडिकेशन पे है, उसका ड्यूरेशन कब से है उस मेडिकेशन पे, कंप्लायंस है उसको कि नहीं। जैसे कि अम, जब हम लोग आयरन टैबलेट्स देते हैं, तो हम लोग उससे पूछेंगे कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर हम लोग उससे उसके स्टूल का कलर पूछते हैं। और अगर वो बोले कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम समझ जाएंगे कि कंप्लायंस नहीं है वहां पे। तो अगर कंप्लायंस ही नहीं है, तो अनीमिया कैसे ठीक होगा। ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में पूछेंगे हम लोग, स्टेरॉइड्स के बारे में पूछेंगे हम लोग, ओसीपी यूज के बारे में पूछेंगे फीमेल से। और हम लोग एलर्जी की हिस्ट्री इसके बाद लेंगे। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई मेडिसिन से या किसी पर्टिकुलर डाइट से इंसान एलर्जिक तो नहीं है। और कई बार ये हमें लिख के भी रखना होता है, ताकि कभी हम लोग जब जितने टाइम तक वो इंसान हमारे हॉस्पिटल में है, तो हम लोग उस चीज से या उस मेडिकेशन से या उस डाइट से रिलेटेड उसको कुछ भी सजेस्ट ना करें, एडवाइज ना करें, और नर्सेस को वो उसे देने भी ना दें। अब आ गया इसमें कि पर्सनल हिस्ट्री। तो पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट का हैबिट ऑफ स्मोकिंग पता करते हैं, उसका अल्कोहल पीना ना पीना, अगर पीते हैं तो क्वालिटी क्वांटिटी सब, डाइट रेगुलर इरेगुलर, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, उसका स्पाइसी फूड खाना या ना खाना। तो अभी तक मैंने कितने पॉइंट बताए हैं इसमें? अभी तक मैंने बताया है कि इसमें हम लोग पूछते हैं, स्मोकिंग पूछते हैं, अल्कोहल पूछते हैं, डाइट पूछते हैं। और स्मोकिंग अगर पूछ रहे हैं, तो हम लोग पूछेंगे कि सिगरेट है, सिगार है, या फिर जो भी उनसे खुद पूछना है कि। और सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ये मैं एक ये जो पूरी चीज है, ये अलग पॉइंट है, ये मैं अभी बताऊंगी। इसके अलावा हम लोग मैरिटल स्टेटस पूछेंगे, हम लोग पूछेंगे कि मेंसेस वगैरह की हिस्ट्री पूछेंगे फीमेल से। और हम लोग पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग पूछते हैं कि कोई सिमिलर इलनेस है फैमिली में कि नहीं। और हम लोग उसमें पूछते हैं कि उनको फैमिली में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, टीबी वगैरह कुछ जेनेटिक डिसीजेस हैं। फैमिली ट्री वगैरह भी कुछ जगह पे ध्यान दिया जाता है। और एक पॉइंट और इसमें जरूरी है कि जो पर्सनल हिस्ट्री है, इसमें हम लोग उनकी एपेटाइट, उनका डाइट, उनका स्लीप, उनका बॉवल हैबिट, उनका ब्लैडर हैबिट, उनका ऑब्वियसली एडिक्शंस हमने कवर कर लिए। और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी इसी में हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है कि बच्चा है तो हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। और सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रैवल हिस्ट्री, जहां जहां पे चीजें रेलेवेंट हो अपने आप पॉइंट बनाते जाओ। अब कभी कभी हम लोगों को ये पता करना होता है, जैसे कि सपोज अगर पेशेंट रह रहा है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज्ड है वो पिछले 15 दिन से, वैसे 15 दिन मैंने ज्यादा लिया है, बट फिर भी 15 दिन से हॉस्पिटलाइज्ड है। तो जब वो आया था और आज 15 दिन के बाद उसकी कंडीशन में कुछ सुधार आया होगा या फिर कुछ खराब हुआ होगा, तो हमें वो बताना होता है कि ऑन द कोर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे उस पेशेंट की क्या हालत है। तो हम लोग पर्सनल हिस्ट्री के बाद बताते हैं ये। मतलब हम लोग पर्सनल हिस्ट्री के बाद हम लोग के अंडर ही हम लोग बता देंगे
कि कोर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे है क्या। अब समरी। तो बात तो ये है ना कि समरी के अलावा भी कुछ पॉइंट हैं। पहली बात तो समरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समरी हमसे सीधे सीधे से पूछ ली जाती है। तो हम लोग बोलेंगे, सपोज एक एग्जाम्पल बस मैं दे रही हूँ, हम लोगों को ज्यादा नहीं बोलना होता है इसमें, बस इतना बोलना होता है कि हमारे टीचर को पता चल जाए कि हमारे पेशेंट की हालत क्या है। Mr. Raj is a 45-year-old male presenting with fever for 5 days. Associated with productive cough and breathlessness, progressive in nature, with history suggestive of lower respiratory infection। तो ये आपकी समरी हो गई, ये एक एग्जाम्पल है। बस इतना ही बोलना होता है, अपनी हिस्ट्री के हिसाब से आप मॉडिफाई करिएगा। इसके अलावा एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं डीडी। सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक कंडीशन बता दी तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, या अगर आपने डायग्नोसिस अच्छे से बता दी तो वो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो आपको सारा बताना है। तो एक और बार रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले शुरू में चलते हैं। आप हिस्ट्री टेकिंग के जनरल स्कीम के बारे में पता रखना। आपको पता होना चाहिए कि आप पहले तो पेशेंट पर्टिकुलर्स आपको पूछना आना चाहिए, चीफ कंप्लेन आपको पूछना आना चाहिए, HOPI आपको पूछना आना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इफ रेलेवेंट। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसमें आपको सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आपको BG प्रसाद और कुप्पू स्वामी जो आपने पढ़ा है अपने कॉमेड के एग्जाम्स में इसके पहले तक, तो आपको वो आना चाहिए। और उसके बाद आ गया समरी हिस्ट्री, फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड do not forget to subscribe. I'll be posting the next videos really quickly and जितने भी एग्जाम्पल्स वाले पॉइंट्स हैं मैं अलग से लेके एक वीडियो डाल दूंगी कि कौन सी एज में क्या क्या होता है, कौन सी एज स्पेसिफिक डिसीजेस हो गया, जेंडर स्पेसिफिक डिसीजेस हो गया, ताकि आप लोग बस उस एक पर्टिकुलर PDF से अच्छे से पढ़ सकें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।